हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के रिवीजन सेशन को। टॉपिक है चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फोरेंसिक अकाउंटिंग। इसमें हम आज पार्ट नंबर 1 ड्यू डिलिजेंस रिव्यू कवर अप करने वाले हैं। ड्यू डिलिजेंस रिव्यू क्या होता है? ड्यू डिलिजेंस रिव्यू इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटी है जहां पर एक पर्सन, जिसे आप इन्वेस्टर का नाम दे सकते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, एक प्रोफेशनल से एक एक्टिविटी कराता है। जैसे इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इन्वेस्टर प्रोफेशनल से चाहेगा कि वो एनालिसिस करें, जिस कंपनी में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है, क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन्वेस्ट करना है तो किस वैल्यू के ऊपर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो चाहेगा कि प्रोफेशनल उन्हें गाइड करें, लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, देना है तो कितना अमाउंट देना चाहिए, किन टर्म्स के ऊपर देना चाहिए। तो लोन की ट्रांजैक्शन में, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग में, एक्विजिशन में, मर्जर में, डीमर्जर के अंदर ड्यू डिलिजेंस एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है। सो व्हाट इज ड्यू डिलिजेंस? अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन that is performed by the investors into the details of potential investment, such as examination of operations and management and verification of material facts. It is generally required in case of corporate restructuring, venture capital financing, lending, public offering, disinvestments, corporatization, etc. तो ड्यू डिलिजेंस जैसा कि नाम ही बता रहा है, ड्यू केयर के साथ विदाउट एनी नेग्लिजेंस आपको एक एक्टिविटी को करना है, और आपकी इस एक्टिविटी के जो रिजल्ट है यू नीड टू शेयर विद द पर्सन जिसने आपको अपॉइंट किया है, सो दैट वो पर्सन अपने डिसीजन को इन्वेस्टमेंट के, एक्विजिशन के, मर्जर के, डिसइन्वेस्टमेंट के, कॉर्पोरेटाइजेशन के बेटर तरीके से ले सके। तो जो ड्यू डिलिजेंस एक्टिविटी है, इनमें कौन कौन से एरिया को कवर किया जाता है? द एरियाज इन विच द ड्यू डिलिजेंस कैन टेक प्लेस: कमर्शियल, और यू कैन से ऑपरेशनल। ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस मींस ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स को एग्जामिन करना है, और उसके बेसिस पर आपको गाइड करना है क्या ऑपरेशनली इस एक्टिविटी को करना ठीक होगा या नहीं होगा। से फॉर एग्जांपल हम मर्जर के रेफरेंस में रहकर यदि ड्यू डिलिजेंस की बात करें कि यदि दो एंटिटीज का आपस में मर्जर होना है या कोई एंटिटी दूसरी एंटिटी को एक्वायर कर रही है, तो उस केस में ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस गाइड करेगा क्या जो एंटिटीज जिन्हें मर्ज किया जाना है, क्या उनका मर्जर ऑपरेशनली फिजिबल होगा या नहीं होगा, क्या ऑपरेशन स्मूथ वे में रन हो पाएंगे आफ्टर द मर्जर। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस जिसके अंदर आप ये सारे फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के एस्पेक्ट हैं। एंटिटी की बिजनेस हिस्ट्री को स्टडी करेंगे, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को एग्जामिन करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करेंगे, टैक्स लायबिलिटीज की पेमेंट्स को कंसीडर किया जाएगा, कैश फ्लो के इवैल्यूएशन की जाएगी, कहां से कैश जनरेट हो रहा है और किन एक्टिविटीज में कैश का आउटफ्लो है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस को एग्जामिन किया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज की कंपिटेंसी कैपेबिलिटी को इवैल्यूएट किया जाएगा, एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस को भी कवर अप किया जाएगा। सो फाइनेंशियल मैटर्स जैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, कैश फ्लोज, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, ये प्राइमरी एरिया है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का। सो जब एक पर्सन को एज ए ड्यू डिलिजेंस एक्टिविटी के लिए एंगेज किया जाता है, तो वो कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, टैक्स एस्पेक्ट, मर्जर के केस में टैक्स लायबिलिटीज किस तरीके से अराइज होंगी, टैक्सेशन के प्रोविजंस को कंसीडर किया जाएगा, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस को।
इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपैटिबल होंगे आफ्टर द मर्जर और नॉट, लीगल कंप्लायंसेस, एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस एंड पर्सनल जो मैन पावर से रिलेटेड है. So while carrying out a due diligence activities, financial matter, taxation matter, HR से related matter, statutory compliances and business operational activities, इन सब को आप ड्यू डिलिजेंस एक्टिविटी का पार्ट बनाते हैं. और इनमें से कौन सी एक्टिविटी प्राइमरी होगी, कौन सी सेकेंडरी होगी, ये सब डिपेंड करेगा ऑन द नीड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स. सो पहला पॉइंट तो ये आ गया, कौन से एरियाज हैं जहां पर ड्यू डिलिजेंस एक्टिविटी कवर होती है. कमर्शियल, फिनेंशियल, टैक्सेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम, लीगल, एनवायरमेंटल, पर्सोनल. Aspects to be covered in financial due diligence: business history, accounting policies, financial statement, taxes, cash flows, financial projection, human resources and statutory compliances. All these form the part of financial due diligence. इसमें एक टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है और वो कौन सा है? दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ कैश फ्लो. कैश फ्लो की इवैल्यूएशन में इन सारे पॉइंट्स की डिटेल मेन बुक के अंदर कवर है, करना चाहें कर लें, अदरवाइज एज सच कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है. इंपॉर्टेंट एक ही है, दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ कैश फ्लोज. जिस पर्सन को ड्यू डिलिजेंस रिव्यू के लिए एंगेज किया गया है वो कैश फ्लो की इवैल्यूएशन में कौन कौन से पॉइंट्स को कवर अप करेगा. रिव्यू द हिस्टोरिकल कैश फ्लो. कहां से कैश आ रहा है, कहां कैश जा रहा है, उस पैटर्न को स्टडी करिए सो एज टू डिटरमिन वेदर द एंटिटी विल बी एबल टू जनरेट द कैश इन फ्यूचर. चेक whether the company will be able to honor its commitments to trade payable, to bank, to government and to other stakeholder. क्या कंपनी अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने में कैपेबल है? How well company is able to turn its trade receivable and inventory. डेटर से मनी रियलाइजेशन, इन्वेंट्री को सेल आउट करना, क्या कंपनी एबल है ट्रेड रिसीवेबल को, इन्वेंट्रीज को कैश में कन्वर्ट करने में? यहां से कैश जनरेट होगा, यहां पर कैश पे होगा. हाउ वेल कंपनी डिप्लॉय इट्स फंड्स. कंपनी के फंड्स आइडल तो नहीं पड़े, वेदर द फंड्स आर लाइंग आइडल. एंड एग्जामिन द इन्वेस्टमेंट पैटर्न ऑफ द कंपनी एंड वेदर द इन्वेस्टमेंट्स आर रेडली रियलाइजेबल. कि आपने इन्वेस्ट कर दिया इलिक्विड फंड्स के अंदर एंड यू आर नॉट बीन एबल टू पे ऑफ योर लाइबिलिटीज. सो जो पर्सन ड्यू डिलिजेंस एक्टिविटी कर रहा है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के अंदर, उसे कैश फ्लो का इवैल्यूएशन करना है, जिसमें वो क्या करेगा, पुराने कैश फ्लोज, हिस्टोरिकल कैश फ्लोज को रिव्यू करे, उसके पैटर्न को देखे, उसके बेसिस पर देखे जहां से कैश आ रहा है, क्या कंपनी एबल है अपने ट्रेड रिसीवेबल को और इन्वेंट्रीज को कैश में कन्वर्ट करने में. फिर कहां कैश जा रहा है, क्या कंपनी एबल है टू ऑनर इट्स कमिटमेंट्स टू ट्रेड पेएबल, बैंक, गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स. कंपनी क्या अपने फंड्स को एप्रोप्रिएट तरीके से डिप्लॉय कर रही है. कंपनी का इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या है, वेदर द इन्वेस्टमेंट्स आर रेडली रियलाइजेबल. कंपनी के फंड्स आइडल तो नहीं पड़े. तो ये क्वेश्चन एक या दो बार एग्जाम में आया हुआ भी है. नाउ कंडक्टिंग ड्यू डिलिजेंस. जिस पर्सन को ड्यू डिलिजेंस एक्टिविटी के लिए एंगेज किया है वो अपनी क्या अप्रोच रखेगा टुवर्ड्स ड्यू डिलिजेंस एक्टिविटी. इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स अप्लाई करनी है, ऑडिट से काम नहीं बनेगा, इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स पर जाना पड़ेगा, डिटेल्ड एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे. So it is a specific investigation. It is a specific investigation. Start the due diligence with open mind. Do not assume anything wrong will be found and look for it. Identify the trouble spots. Ask for the explanation.
get the best team of people, and if required, experts may be hired from outside firm. Get help in all areas like finance, tax, accounting, legal, marketing, technology, other, so that the person is able to take a 360-degree view of the business aspects. Talk to customer, supplier, business partner, employees. Take a risk management approach and prepare a detailed report covering the compliances and substantive issues. तो इस तरीके से ड्यू डिलिजेंस की एक्टिविटी को कंडक्ट किया जाता है। तो पहले हमने पढ़ा ड्यू डिलिजेंस होता क्या है, process of investigation performed by the investor into the details of potential investment, such as examination of operation and management and verification of material fact. किन एरियाज में ड्यू डिलिजेंस एक्टिविटी की जाती है? एग्जाम्पल कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, लैंडिंग, पब्लिक ऑफरिंग, डिसइन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेटाइजेशन। कौन से एरिया है जहां पर ड्यू डिलिजेंस किया जाएगा? कमर्शियल, फाइनेंशियल, टैक्सेशन, आईएस, लीगल, एनवायरमेंटल, पर्सोनल। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में किन एस्पेक्ट्स को कवर किया जाएगा? बिजनेस हिस्ट्री, अकाउंटिंग पॉलिसी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टैक्सेस, कैश फ्लो प्रोजेक्शन, ह्यूमन रिसोर्स एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। कैश फ्लो की इवैल्यूएशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड हाउ टू कंडक्ट द ड्यू डिलिजेंस। नाउ ड्यू डिलिजेंस करने के बाद जो आप रिपोर्ट इशू करेंगे, उस रिपोर्ट के क्या कंटेंट होंगे? इट इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग दैट कि जो कंटेंट यहां पर लिखे गए हैं वो सारे के सारे होंगे। इट बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन जिसने आपको एंगेज किया है। एग्जीक्यूटिव समरी, इंट्रोडक्शन, objective of due diligence, terms of reference, brief history of the company, summary of capital structure and group structure of the company, shareholding pattern, आपकी observations, assessment of management structure, financial liabilities, valuation of asset, operating result, assessment of tax, other liabilities, possible liabilities on account of any litigation, net worth. Any liabilities that has not been provided for in the books, that is hidden liabilities. SWOT analysis on future projection, status on charges, lien, mortgages, way and means to cover unforeseen contingent liabilities, aspects to be taken care of before or after merger, interlocking investments and financial obligations with the group companies. So, ये कुछ पॉइंट्स यहां पर दिए गए हैं। हो सकता है आप अपनी रिपोर्ट में इनमें से कुछ को कवर करना चाहें, कुछ को ना कवर करना चाहें, और इसके एडिशन में कुछ पॉइंट्स को लाना चाहें। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रोफेशनल जजमेंट एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन जिसने आपको एंगेज किया है। सो कंटेंट ऑफ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट में यदि क्वेश्चन आता है 8 से 10 पॉइंट लिखने हैं, सारे के सारे लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप पेपर देने जा रहे हैं, आप कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने नहीं जा रहे। आप पेपर देने जा रहे हैं तो जो आप आंसर देते हैं वो 4 या 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसके बेसिस पर देना है। आपके स्टेप वाइज मार्किंग होती है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 पॉइंट। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 पॉइंट। इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यदि आपने एग्जीक्यूटिव समरी लिखा तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, और बड़ा रेयर केस होता है हाफ मार्क्स की मार्किंग स्कीम। जनरली 1 पॉइंट का 1 मार्क होता है, बट क्योंकि यहां पर सिंपल पॉइंट है, इनकी फर्दर एक्सप्लेनेशंस नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने इसके लिए हाफ मार्क्स सोचा है कि हाफ मार्क्स का भी मार्किंग स्कीम रखी जा सकती है। नंबर 2, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, terms of reference, brief history of the company, again summary किसकी? Capital structure and the group structure of the company, shareholding pattern, observations on the review, assessment। इन्हें आप अलग अलग पॉइंट भी बना सकते हैं। assessment of management structure, assessment of financial liabilities, valuation of assets, operating result, taxation, other liabilities, possible liabilities on account of litigation, net worth, any liabilities not provided for in the books, SWOT analysis on the future projections,
status on charges, lien, mortgages, ways to cover unforeseen contingent liabilities, aspects to be taken care of before or after the merger, इंटरलॉकिंग इन्वेस्टमेंट्स, एक कंपनी की दूसरे में, दूसरी की पहले में, और एक लॉक इन पीरियड की इतने पीरियड से पहले आप सेल ऑफ नहीं कर सकते। ये सब चीजें डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन जिसने आपको एंगेज किया है, उसकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर आपको अपनी रिपोर्ट के एलिमेंट को डिसाइड करना होता है प्रैक्टिकली। बट यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव रिवीजन के अंदर एग्जाम का फोकस ज्यादा है, तो एनी 10 पॉइंट विल वर्क अप्रोच टू ड्यू डिलीजेंस, review and report on the financials submitted by the target company। जिस कंपनी को इन्वेस्टर टेक ओवर करना चाह रहा है या जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, उसे टारगेट कंपनी का नाम दिया जा रहा है। तो टारगेट कंपनी के फाइनेंशियल्स को रिव्यू करना है, आपको उसके ऊपर एक रिपोर्ट बना कर देनी है। फॉर दैट पर्पस यू मे असेस द बिजनेस बाय अ साइट विजिट, you may work through the due diligence process with the acquisitioning company or the investor by defining key area जहां पर ड्यू डिलीजेंस परफॉर्म करना है। आपका मेन एस्पेक्ट क्या है? आप ऑपरेशनल से ज्यादा कंसर्न है, फाइनेंशियल से ज्यादा कंसर्न है, टैक्सेशन से ज्यादा कंसर्न है, लीगल से ज्यादा कंसर्न है, इंफॉर्मेशन सिस्टम से ज्यादा कंसर्न है, एनवायरमेंटल से ज्यादा कंसर्न है, एम्प्लॉय से ज्यादा कंसर्न है। किन एरियाज में आप ड्यू डिलीजेंस एक्टिविटी को करवाना चाहते हैं? यदि हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बात करें तो हमारे पास जो मेजर ड्यू डिलीजेंस एक्टिविटीज आती हैं वो होती हैं फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस। वो बात अलग है कि फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस के अंदर ऑपरेशनल मैटर को, टैक्सेशन मैटर को, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस को, ह्यूमन रिसोर्स के इशू को भी टू सम एक्सटेंट कवर कर लिया जाता है। प्रिपेयर द ऑफर based on the completion of due diligence। Now, अब इसके अंदर दो और टॉपिक हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के टॉपिक हैं। एग्जांपल्स ऑफ हिडन लायबिलिटीज एंड द केसेस ऑफ वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड असेट्स। हिडन लायबिलिटीज, शो कॉज नोटिस आया हुआ है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जीएसटी डिपार्टमेंट से, which have not yet matured into the demand। शो कॉज आया हुआ है, शो करिए आपके ऊपर ये लाइबिलिटी इंपोज क्यों ना की जाए। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज that are not shown in the books of account, product and warranty liabilities, product return, discounts, etc., tax liabilities not shown in the books of account, pending tax assessment, agreement to buy back the share at a stated price, future lease liabilities, claims against the company, retirement benefit of the employees for which कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया, unfunded retirement benefit of employees। So these are few areas which a professional must take care of। चांसेस हैं हिडन लाइबिलिटीज के, लाइबिलिटी अराइज हो सकती है इन एरियाज के अंदर। शो कॉज नोटिस आया हुआ है जो अभी डिमांड में मैच्योर नहीं हुआ। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रोडक्ट एंड वारंटी ऑब्लिगेशंस, टैक्स लाइबिलिटीज, पेंडिंग टैक्स असेसमेंट, एग्रीमेंट टू बाय बैक द शेयर एट अ स्टेटेड प्राइस, फ्यूचर लीज लाइबिलिटीज, क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी एंड अनफंडेड रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज। नाउ दूसरा मेजर एरिया फाइनेंशियल्स के अंदर जो प्रोफेशनल को कंसीडर करना होगा, दैट इज ओवर वैल्यूड असेट्स। असेट्स ओवर वैल्यूड तो नहीं है। आप बिजनेस को बेचना चाहते हो तो आप क्या चाहोगे? असेट्स की ओवर वैल्यूएशन करा दो, लायबिलिटीज को अंडरस्टेट कर दो, लायबिलिटीज को छुपा दो, नेटवर्थ ज्यादा आए ताकि सेल कंसिडरेशन ज्यादा मिले। सो ओवर वैल्यूड असेट्स, अनकलेक्टेबल रिसीवेबल, रिसीवेबल्स हैं, डेटर्स हैं जो बहुत पुराने हैं जिनसे रिकवरी के चांसेस काफी कम हैं। ऑब्सोलीट, स्लो एंड नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज।
obsolete unused plant and machinery. Assets shown in the books above market value. Assets under litigation. Investment shown at cost and market value is much lower. Investment carrying very low rate of return. Intangible of no value. तो एक एक करके सारे असेट्स को सोच लो. नंबर 1, पहला असेट्स लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी. कहीं उनको मार्केट वैल्यू से ज्यादा पर तो शो नहीं कर रखा, और इन मशीनरी ऑब्सोलीट अनयूज्ड तो नहीं पड़ी. ट्रेड रिसीवेबल अनकलेक्टेबल तो नहीं है. इन्वेंट्री ऑब्सोलीट, स्लो एंड नॉन मूविंग नेचर की नहीं है. इंटेंजिबल्स दैट डज नॉट कैरी एनी वैल्यूज. इन्वेस्टमेंट्स that are shown at cost, market value is low. Investment carrying a very low rate of return. Assets, they are under litigation. So these are the few examples जहां पर ड्यू डिलिजेंस प्रोफेशनल को बहुत केयरफुली एग्जामिनेशन करने की जरूरत है. सो ये थे हमारे टॉपिक अबाउट द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, ड्यू डिलिजेंस. सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का है, दैट इज इन्वेस्टिगेशन. उसे सेपरेट वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करेंगे. तो इस सेशन के लिए इतना ही. क्वेश्चंस, बार बार बोलता हूं ये लाइन, अब फिर बोल रहा हूं ताकि आपको रिमाइंड रहे कि जब भी आप किसी टॉपिक की रिवीजन करते हैं, देयर आफ्टर उसके रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत बहुत जरूरी होता है, ताकि आपको आइडिया लग सके कि क्वेश्चन किस फॉर्म में पास्ट में पूछे गए हैं और उनके आंसर्स कैसे प्रेजेंट किए जाते हैं. क्वेश्चन बैंक में एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो आंसर्स आपको मिलते हैं वो काफी लेंथी होते हैं. वो आंसर्स आईसीएआई के स्टडी मटेरियल बेस्ड है, सजेस्टेड आंसर बेस्ड है, आरटीपीज बेस्ड है, मॉक टेस्ट पेपर बेस्ड है. लेकिन क्या उतना ही डिटेल्ड आंसर आपको एग्जाम में लिखना होगा? नो. मान लीजिए जैसे कंटेंट ऑफ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, आपको तो आंसर में सारे पॉइंट लिखे हुए मिलेंगे, बट क्या एग्जाम में सारे पॉइंट लिखने हैं? नो. 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो जनरली 5 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है, बट छोटे छोटे पॉइंट हो और बहुत ज्यादा हो तो डबल कर दो. बट लेस देन 1% चांस है कि एक पॉइंट के नंबर 1 से कम होंगे. लेस देन 1% चांस. तो क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करिएगा एंड 1-2 क्वेश्चन रिटन प्रैक्टिस भी जरूर करिएगा. तो मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय.